नमस्ते, आदाब। आप पसमंज़र डेमोक्रेसी यूट्यूब चैनल में आज शख्सियत से मुलाकात की अगली कड़ी में मिलेंगे जनाब जबीउल्लाह जबी से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं, उर्दू के स्कॉलर हैं। लेकिन इन्होंने अपने जो रिसर्च का दायरा है वो काफ़ी बढ़ाया है। उसके बारे में हम खुद उनसे सुनते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए किस पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम ज़बीउल्लाह ज़बी रिज़ी। मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर ज़िला के एक छोटे से शहर से आता हूँ, तमकुही रोड। और यहाँ शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है। मेरा जो पीएचडी का मौजू है, उर्दू नावलों में तवाइफ का किरदार। ये मौजू दरअसल मैंने ऐसे इंतखाब किया कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर के पास में एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे दो लड़कियां काम करती थी। तो उनके घर का थोड़ा सा माहौल या उनकी मदर फ्रेंडली थी, तो उनका भी बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था। तो लोग उनसे जो है बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, बैठते थे वहाँ पे जा करके, और फिर उनके बारे में बहुत गंदा गंदा बोलते भी थे। तो ये तो मेरे छोटे से शहर कस्बे का एक हिस्सा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बचपन में मैंने मतलब ऑब्जर्व किया, देखा। फिर मैं जब मेरा जो बीए है वो लखनऊ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी से है। वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी मैंने ये सारी चीज़ें देखी। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए आया तो यहाँ भी मैंने बहुत ब्रॉड लेवल पे देखा। मतलब जैसा कि मैंने बचपन से ये सुना था कि पढ़ लिख लेने के बाद जो है लोगों की जहनियत जो है बहुत ब्रॉड हो जाती है, लोग बहुत रोशन ख्याल हो जाते हैं। लेकिन मेरे तजुर्बे में ये चीज़ आई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री याफ्ता होना एक अलग चीज़ है। जो हम जिन चीज़ों को किताबों में पढ़ रहे हैं और जिंदगी में इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मोरल वैल्यूज बहुत एक अलग चीज है। वो शायद कुछ तो हम घर में अपने वालिदैन से सीख करके आते हैं, आसपास के माहौल से, या कुछ सोसाइटी से सीखते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड नेचर भी शायद होता है। तो ये चीजें मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा, और बहुत बड़ी तादाद में मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी जहनियत बहुत महदूद है, बहुत सतही जहन के लोग हैं। मैंने देखा कि ख्वातीन जो है, जैसे कि मैंने कहा कि तवायफों पे मेरा जो पीएचडी का मौजू है। तवायफ जो है वो तो मतलब अपने ज़माने में एक बहुत महज़ब पेशा था। लेकिन अभी आप देखें तो तवायफ जैसा कोई पेशा एग्जिस्ट नहीं करता अभी। बल्कि उसी तबके के लोग धीरे धीरे जो है जिस्म फरोशी की तरफ जो है माइल हो गए हैं। और आज बड़ी तादाद में जो है आप जो है देखेंगे कि ख्वातीन जो है जिस्म फरोशी का पेशा करती हैं। तो जिस्म फरोश ख्वातीन के लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, रंडी। ये आप देखिए तो जैसे कि मर्द भी बहुत सारे ख्वातीन के साथ एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग टाइम में। लेकिन मर्द हजरात के लिए ऐसा कोई लफ्ज जो है वजूद में नहीं है, इजाद नहीं किया गया है ना। सिर्फ ख्वातीन के लिए किया गया, बल्कि रंडी जो लफ्ज है वो सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, ना कि मुसक्कर। तो इस तरीके की चीजें मैंने बड़ी देखी कि मतलब तफरीकात देखी मर्द और औरत में। तो मुझे लगा कि इस तरीके का कुछ काम करना चाहिए। मैं जब एमफिल कर रहा था उस वक्त मेरी छोटी बहन एमए कर रही थी इंग्लिश डिपार्टमेंट से, तो उनको एक डिसर्टेशन लिखना था। तो मंटू की कहानियों के ऊपर लिखना था। तो मुझे लगा कि कुछ अलग करने के लिए तो मैंने उनको मशवरा दिया कि बहुत सारी जो है तवायफों के मौजू पर उनकी कहानियां हैं। तो उसके हवाले से मेरी बहन ने लिखा और मैं काफी कुछ पढ़ा उन दिनों। तो मुझे बहुत सारा लिटरेचर भी मिला। फिर एक सेमिनार था लखनऊ में, लखनऊ की शायरात के ऊपर। तो जब भी मैं सेमिनारों में जाता हूँ तो मौजुआत की तकरार बहुत होती है। लोग एक ही मौजू पे कई कई सारे लोग पेपर पढ़ते हैं। तो मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि जो कि औरों से अलग हो। तो फिर मैंने जो है ऐसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ तवायफ शायरात नजर आई जो कि नवाबीन के ज़माने में थी। तो मैंने उनको जो है ऐसे एक दो करके बहुत सारी शायरात नजर आई, तो मैंने एक पेपर लिखा है। तो मैंने बहुत सारे नॉवेल्स भी देखे। और
शायरात के तौर पे तो मैंने बहुत कुछ देखा ही। ऐसे जो है जैसे कि मतलब आपने हमेशा से सुना भी होगा कि नवाबीन के ज़माने में जो है शहज़ादे जो है बाकायदा तरबियत के लिए तवाइफों के कोठे पे जाते थे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी सुनी थी हमने। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे नॉवेल्स भी पढ़े मैंने, जैसे कि डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नॉवेल वजूद मतलब देखने को मिलता है, वो डिप्टी नज़ीर अहमद का फसाने मुब्तला, जिसमें कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो एक पीटीआर की सोच है कहीं ना कहीं उस चीज़ को दर्शाया है। डिप्टी नज़ीर फसाने मुब्तला की जो एक तवायफ किरदार है, वो मुब्तला से शादी करती है। मुब्तला मरकजी किरदार है और उसकी एक शादी ऑलरेडी पहले से हो चुकी होती है। फिर वो काफी टाइम तक जो है दोनों बीवियों में बनती नहीं है और ये काफी सफर करती है। एंड में जो है मुब्तला के पास बहुत कुछ बच नहीं जाता है। मुब्तला बीमार होता है। तो उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद ने दिखाया है कि तवायफ के पेशे में होता है धोखा देना, है ना। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि वो छोड़ करके भाग जाती है। फिर आप 19वीं सदी में ही एक कारी सरफराज आजमी करके हैं, एक नॉवेलिस्ट हैं। उन्होंने आज नॉवेल लिखे हैं तवाइफों के मौजू पे। उन्होंने भी ज्यादातर यही अपने नॉवेलों में दिखाया है कि तवाइफ की फितरत में जो है धोखा होता है। मतलब उनको जो है पैसे से, दौलत से, इन्हीं सब चीजों से रंज होता है। उनका एक नॉवेल है शाहिद राना करके, जिसके हवाले से, जो कि उर्दू का एक बहुत मशहूर नॉवेल है उमराव जन्ना का, जिसमें फिल्म भी बनी है। तो कई लोगों का दावा भी है कि उमराव जान अदा जो का जो माखज है वो शाहिद राना का ही है। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो मुहक्किक ही बताएंगे। तो ये 19वीं सदी में हमको इस तरीके के नॉवेल्स देखने को मिलते हैं। फिर 20वीं सदी में हम आते हैं तो कुरतुलैन हैदर का नॉवेल आप देख सकते हैं, गर्दिश रंगे चमन, पूरा तवाइफों के मौजू पे है। और बानो कुदसिया का एक नॉवेल है राजा गिद्ध, जो कि नॉवेल हराम और हलाल के फलसफे के ऊपर मबनी है, लेकिन उसमें एक किरदार है अमित्तल करके, जो कि तवाइफ मुआशरे की है। तो बहुत अच्छा किरदार है, अब उसको देख सकते हैं। वाजिदा तबस्सुम के बहुत सारे नॉवेल्स हैं, जैसे कि नत की इज्जत, कुरतुलैन का नॉवेल आप देख सकते हैं, दिलरुबा। तो ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स मुझे पढ़ने को मिले। और एक चीज मैंने देखा कि बहुत नॉवेल्स भी, लिटरेचर भी जो है बहुत वन साइडेड है। मतलब अगर आप देखें तो मतलब औरत को तवाइफ के पेशे के तौर पे, जिस्म फरोश के तौर पे दिखा तो रहे हैं, लेकिन मर्द हजरात का उस तरीके का किरदार हमको नॉवेलों में या तारीख की किताबों में भी देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात इस चीजें में, जैसे कि आप देखें आजकल शहरों में, बल्कि एक जमाने से देखने को मिलता है कि मर्द भी स्पेशल मुलविस है, जैसे कि जिनके लिए जिगोलो का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, प्ले बॉय इस्तेमाल किया गया है। अख्तरुल ईमान की एक नज्म भी है जिगोलो। और कुरतुलैन हैदर का जो नॉवेल है गर्दिश रंगे चमन, दिलशाद खान एक उसमें किरदार है जो कि प्ले बॉय है। मतलब वो उस नॉवेल का ऐसा किरदार है जिसको आप फरामोश नहीं कर सकते। फिर बानो कुचिया के राजा गिद्ध नॉवेल में भी एक किरदार है हैदर खान की, बहुत छोटा सा किरदार है, लेकिन इन दो खातीन के नॉवेलों में हमें मतलब मर्द प्रोस्टिट्यूट के तौर पे दिखते हैं, लेकिन बाकी के नॉवेल या अफसानों में हमें बहुत कम मतलब देखने को मिलते ही नहीं मर्द। सादत हसन मंटू, जो कि बड़ा प्रोग्रेसिव राइटर माना जाता है अपने जमाने का, और बहुत लोग उसको शौक से पढ़ते ही हैं। सादत हसन मंटू ने तवाइफों के मौजू पे, जिस्म फरोश औरतों के मौजू पे बहुत बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन उनके यहाँ भी ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। एक उनका अफसाना है काली शलवार करके, उसमें एक काली शलवार में जो सुल्ताना करके किरदार है, उसके पास एक आदमी आता है शंकर नाम का, जिसको डायरेक्ट मतलब उसको प्रोस्टिट्यूट या प्ले बॉय के तौर पे तो नहीं दिखाया, बट वो अपनी जबान से कहता है कि जो काम तुम करती हो या जिस काम के लिए पैसे तुम लेती हो, मैं भी वही काम करता हूँ। तो मंटू के यहाँ एक बस थोड़ा सा इशारा मिलता है, उसके अलावा जो हमको मतलब उर्दू लिटरेचर में बहुत कम देखने को मिलता है, तारीख की किताबों में भी नहीं देखने को मिलता है, या आप फिल्में भी देखिए तो नहीं देखने को मिलता है। तो जिस्म फरोशी जो है वो बहुत, उसका दायरा जो है बहुत मतलब महदूद नहीं है, बहुत ब्रॉड लेवल पे, बहुत वसी है उसका पैमाना। इसको जो है हमारे तारीख नवीस या
अदीब जो है उन्होंने बहुत इसको महदूद कर दिया है। मतलब एक जो हमारी सोसाइटी है बहुत पेट्रियार्की कह सकते हैं कि मर्द के किरदार को जो है हमारा जो मतलब एक किरदार है उसको बहुत पाक साफ के तौर पे दिखाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती ये चीजें। जैसे कि जॉर्ज रिली स्कॉट की एक किताब है हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो उसमें यूनान में एक जमाने में ऐसा था कि मर्दों का भी प्रॉपर अड्डा होता था और मर्द मर्द के साथ मुखालिबत करते थे। बल्कि उस जमाने में ऐसा था कि मतलब लड़कों की एक दिली ख्वाहिश होती थी कि उनका कोई चाहने वाला हो, और अगर उनका ऐसा कोई नहीं होता था तो वो खुदकुशी कर लेते थे, बहुत मायूस होते थे, डिप्रेशन में होते थे। फिर सिंध में भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसी फातिह का, कि वो जब सिंध पे को फतह करता है तो वहां पे बाकायदा मर्दों के 40 अड्डे थे, जो कि जिसम फरोश टाइप के वो अड्डे थे जहाँ पे मर्द इस तरीके का काम करते हैं। तो एलजीबीटी क्यू जो है ये लोग भी प्रॉपर जिसम फरोशी के पेशे में बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत सारी सोशल एप्स का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप रेड लाइट एरिया से अगर आप हट के मतलब देखते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपको बहुत देखने को मिलता है। बल्कि एकेडमिया में भी, इस बात से मेरी जो है बहुत सारे लोग शायद नाराज भी हो जाएं, लेकिन एकेडमिया में भी ये सिस्टम है। जिसम फरोशी क्या है, मतलब कि अगर हम कुछ डील कर रहे हैं, लेन देन का जो मामला है, कोई प्रॉफिट या पैसा इस तरीके का, जैसे कि एकेडमिया में देखने को मिलता है जब बच्चियों की पीएचडी का एडमिशन, लड़कियों की पीएचडी का जो एडमिशन का प्रोसेस जो टाइम होता है, तो बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑफर करते हैं कि मेरे फ्लैट पे आओ या यहाँ चलो, है ना, मेरे साथ इंटीमेट हो जाएगा, जॉब को लेकर के भी। तो ये जो है बहुत ब्रॉड लेवल पे है, और ये जो सिर्फ औरत के लिए मखसूस कर दिया गया है, यहाँ पे ब्रॉड है, और हम इसको सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट, औरत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। और कस्टमर को भी, जो कस्टमर हैं या जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, है ना, जो कि मतलब एक समाजी एक जो हमारा ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ क्या है कि बगैर निकाह के, बगैर शादी के मतलब इन सब चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता है, नाजायज हराम तस्वर किया जाता है। तो ये सिर्फ औरत के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देख सकते हैं कि एक औरत जो है एक से दो मर्द के साथ अगर ताल्लुकात बना रही एक से जायद, तो उसको फट से हम रंडी तस्वर कर देते हैं, जिसकी फरोश वैश्या बोल देते हैं। तो यही चीज मुझे लगता है कि मर्दों के हवाले से भी इस्तेमाल की जानी चाहिए, और इस डिफिनेशन पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो ये था पूरा एक जो सोशल सिनेरियो में जो कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, तो था मतलब यहाँ से मुझे आइडिया आया कि मुझे थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि हम लोगों के अगर मजहब की बात करें, मजहबी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मैं एज ए मुस्लिम, हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं इस्लाम में। जो लोग उसमें बिलीव करते हैं वो औरतों की बहुत इज्जत भी करते हैं। हिंदुज्म में भी आप देखें कि देवियां वगैरह देवी के तौर पे बोलते हैं। इस्लाम में लड़कियों को रहमत के तौर पे तस्वर किया जाता है। तो ये जो मजहब के ठेकेदार लोग हैं, है ना, जब इनके मुआशरे से जब लड़कियां जो है कोठों पे जाके बैठती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ होते हैं, है ना। और एक मजहब के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब कहाँ फाल्ट है आपके यहाँ, कि मतलब इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, है ना। जबकि मजहब, अच्छा एक चीज और, आप तारीख का जब मुताला करें तो मजहब ने भी बहुत इसको फरोग दिया है। जैसे कि आप हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देवदासी प्रथा जो थी, और इसके अलावा जो है आप यूनान वगैरह में आप देखें जो अलग अलग कलीसाओं में कलीसा का जो कॉन्सेप्ट होता था, जो एक मंदिर का जो कॉन्सेप्ट होता था, तो वहाँ औरतें जो हैं, बच्चियां जो है दान कर दी जाती थी, और ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता था कि ये जो है खुदा की, मतलब जो खुदा है ये उनकी जो है सेवा करती है ना। तो इस तरीके का, तो वहाँ वो एंटरटेन करती थी मुसाफिरों को, या जो है मतलब जब तक वो जवान होती थी वहाँ मतलब एंटरटेन करती थी। जैसे कि गाना गाना सीखा, नाचना सीखा, कोई मुसाफिर आया तो उसके साथ मुकारिबत भी किया। तो ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब इसको एक जमाने के बाद जब इसको क्रिटिसाइज किया तो मजहब ने इसको बहुत बुरे तरीके से बाइकआउट भी किया, लेकिन सिर्फ हराम कह करके, नाजायज कह करके साइड कर दिया, इस पे कभी इस माशरे पे काम नहीं किया। जैसे कि आप देखें कि स्टेट है या मजहबी जो भी एक
ग्रुप है जो तबलीग का काम करता है, जैसे आप बड़ी तादाद में देखें कि जमात के जो लोग हैं, है ना, वो दीन का काम करते रहते हैं। या हिंदुज्म में भी आप बहुत सारे लोगों को देखें जो कि कन्वर्जन कराते रहते हैं, तबलीग का काम करते रहते हैं, अपने मजहब की अच्छाई बताते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे जैसे एज ए मुस्लिम अगर मैं बात करूं, है ना, मुझे लगता है कि किसी नए आदमी को मुसलमान बनाने से बेहतर है कि जो दलदल में फंसा हुआ है, मैं जो है उसकी जिंदगी पे काम कर लूं, उसके बच्चों पे काम कर लूं, तो वहां जाकर के कोई काम नहीं करता है ना। बड़ी बड़ी बातें आप करवा लीजिए। तो ये जो एक पूरा जो मेरा ये है कि एक कॉन्सेप्ट है कॉलो फेल में तजाद, मीन्स की जबान से कुछ कहना और अमली तौर पे कुछ करना, तो मतलब एकदम अपोजिट लोग चलते हैं। आप जैसे कि बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी देखिए, मैं अपनी भी बात कर सकता हूँ कि मैंने अभी तक इस तरीके का कोई काम नहीं किया। हम राइटिंग्स में कंफर्ट जोन में काम करना बहुत आसान है, जैसे कि मैं अपने कमरे में या अपने घर में लाइब्रेरी में एसी वाले कमरे में बैठ करके बड़ी बड़ी फिलोसफी तो मैं जो है झाड़ दूंगा, लेकिन अमली तौर पे जब तक ग्राउंड पे उतर के काम नहीं किया जाएगा ना, चेंजेस नहीं आने वाला। दूसरी चीज की ये जो औरतों को लेकर के जो टारगेट मतलब एकदम फट से जो आप नौजवानों का या किसी का भी स्टेटमेंट होता है कि रंडी है ना, तो मुझे लगता है ना इसमें जैसे कि बच्चों की जो तरबियत होती है, प्राथमिक जो विद्यालय होता है वो बच्चों का, वो माँ की गोद होती है, मतलब घर होता है उनका अपना। तो मुझे लगता है कि उन माओं का भी बड़ा रोल है। वो बच्चों को, अपने बेटों को कभी ये नहीं बता पाती हैं कि जो है मतलब औरतों के लिए इस तरीके का लफ्ज या जुमला इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कि बेटियों को हम तो बताते हैं कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि बेटों पे भी इस तरीके का काम करने की जरूरत है। यहाँ तक कि आप ये भी देखें सोसाइटी में जिसका सॉफ्ट बहुत कैरेक्टर है ना, तो उसको डोमिनेट किया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अगर आप देखें कि अगर कोई लड़की जो है बहुत प्रॉपर एक कल्चरल ड्रेसअप में है, या कोई लड़का ये कल्चरल जो है बहुत सिंपल कपड़े पहनता है, तो डोमिनेंस बहुत है ऐसे ऐसी मेंटेलिटी या ऐसे क्लास से आने वाले लोगों का, है ना। तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये जो एक बड़े तबके की जो मेंटेलिटी बनती है, ये कहीं ना कहीं वहीं घर से शुरू हो जाती है। बाकी तो समाज में जो बच्चे सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, समाज से तो जो लेते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें घर का भी बहुत रोल है ना। तो हमारी माओ को, बहनों को भी चाहिए कि हम मतलब अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को मतलब सिखाएं, मतलब बताएं कि मतलब किसी की बहन या बेटी के लिए इस तरीके का लफ्ज या जुमलों का इस्तेमाल ना करें, है ना। एक ये बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, खास करके जो एकेडमिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और जो इस मुद्दे पे सोचते हैं, जिनकी क्यूरियोसिटी रहती है, उनके लिए भी बहुत विस्तार से आपने बताया। इसमें दो तीन पहलू आते हैं खुल के, कि पहली बात तो यह है कि प्रोस्टिट्यूशन में दो तीन तरीके से लोग जाते हैं। एक तो उनकी मजबूरी होती है, मजबूरियात के तहत ही अधिकांश जाते हैं, शौकिया बहुत कम जाते होंगे। हर कोई चाहता है कि मेरा एक घर हो, परिवार हो, मेरी स्टेबिलिटी हो, जबकि प्रोस्टिट्यूशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। जब तक उसका जिस्म है तब तक उससे लोग जुड़े हैं, उससे अपना भोग विलास के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे ही उसकी ये होती है तो चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसी रहती है। लेकिन इन सब में एक भारतीय संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पे जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे वो हिंदू में हो, या मुस्लिम में हो, या क्रिश्चियनिटी में हो, या फिर बाकी जो दूसरे धर्म है। और उन जातियों से जुड़े हुए लोग जैसे अस्पृश्य काम करते हैं, जैसे सफाई का काम हो गया, या फिर जिनके घर की महिलाएं स्वतंत्र रही हैं, तो ये स्वतंत्र रही है मतलब उनको मजदूरी के लिए जाना पड़ा, तो वो गई। तो वो सब छोटी जातियां कहीं कहीं आपको मिलेंगे जो कास्ट के हैं, एक्सेप्शनल होते हैं जी। तो आपने उसमें क्लास रूल बहुत है। हाँ, जाति रूल नहीं है, क्लास रूल है। हाँ, इकोनॉमिकल अगर वो वीक हैं तो उनको जो है सफर करना पड़ता है, तो उसमें वो बहुत कम होंगे। लेकिन तादाद जाति आधार पे देखा जाए तो इसमें ये संख्या ज्यादा है जी। तो इस हवाले से भी आप इसमें कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए इस पेशे में जो लोग भी हैं ना, इकोनॉमिकल बहुत रोल है उनका, और जाति भी बहुत रोल है। जैसे कि अपर क्लास की अगर आप बात करें तो बहुत कम तादाद है, वो मुस्लिम्स में हो या हिंदू में, ना के बराबर है। मतलब रेशियो भी नहीं है। ओवरऑल भी अगर आप देखें
तो होता क्या है कि जिसकी तादाद ज्यादा होगी वही दिखेगा ज्यादा। एक तो ये है हम्म, फैक्टर। दूसरी चीज की इसमें सिर्फ पैसे कमाने की बुनियाद पे लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ पैसों की मजबूरी की बुनियाद पे लोग नहीं जाते हैं। बहुत सारी रीजंस मेरे सामने आए, जैसे कि एक तो होता है कि खानदानी पेशा है, जैसे माँ ने किया तो बेटी को भी वही करना है, क्योंकि किसी प्रोस्टिट्यूट के बेटी को कोई अपने घर की जीनत या बहू नहीं बना सकता, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा बहुत बार जैसे कि दिव्या जैन की एक किताब है हवा की बेटी, तो उसमें बहुत सारे एकदम रियल बेस्ड स्टोरीज हैं उसमें बहुत सारी। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार अपने रिश्तेदार, अपने सगे एकदम चाचा, सौतेली माँ, माँ ले जाकर के बेच देती हैं किसी के हाथ, है ना। तो वो बच्चियां जो है इस पेशे में चली गई। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां जैसे टीन एज में है, मतलब 14, 16, 17 ईयर्स, अफेयर है किसी के साथ, और वो होता है कि जनरली माँ बाप का एक प्रोटेक्टिव नेचर होता है कि हम अपनी बेटी देंगे तो किसी सही हाथ में देंगे, किसी के भी हाथ में क्यों दें। कम एज में लड़कियों का जनरली इंतखाब अच्छा नहीं होता है ना। तो माँ बाप भी ऐसी शादियों को कंसीडर नहीं करते, और एक तो वो बच्चे ज्यादातर नेगेटिव भी होते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत बार भागते नहीं हैं। तो होता क्या है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकल के भागती हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि वो पार्टनर्स उमूमन बल्कि एज में बड़े होते हैं, जो कि ले जाकर के बेच देते हैं, या 15 दिन महीना दिन साथ में रखते हैं, छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि वो बच्चियां इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है, तो मजबूरन जो है उनको इस पेशे में जाना पड़ता है। होता क्या है कि आप मतलब उमूमन आप जब जैसे रात को अगर कोई लड़की चल रही है ना, तो मतलब राह चलता हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद जो है कोई ना कोई अप्रोच जो करेगा उसको, है ना, कंसर्न में कोई नहीं करेगा, बस इंटीमेट होने के लिए, सेक्स के लिए लोग अप्रोच करते हैं। तो उन लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, तो उनको यही करना पड़ता है। मुझे एक चीज और समझ में आया कि कुछ बच्चियों के साथ क्या होता है बचपन में, कम उम्र में सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे 7 साल 8 साल की उम्र में जो है रेप ही कहेंगे, जाहिर है जब बच्चे को समझ बूझ नहीं है, तो अगर कोई उनके साथ इंटीमेट हो रहा है, सेक्स कर रहा है, तो उसको रेप ही कहेंगे। तो कंटिन्यूसली वो एक लंबे प्रोसेस में चल रहा है, तो वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और उनको आदत पड़ जाती है। ठीक है, फिर उनको चाहिए होता है कोई ना किसी के साथ करना है। फिर एक टाइम के बाद वो इसको जरिए मुआश भी बना देते हैं कि जब सेक्स की आदत पड़ जाती है तो बहुत बहुत तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी लायक बच्चा रह नहीं जाता है, तो उसके पास ऑप्शन बचता क्या है ना। बहुत बार होता है कि अफेयर में जो है लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, घर से भागना पड़ता है, फिर यही प्रोफेशन अपनाना पड़ता है। बहुत बार जो है ये भी मोहब्बत में धोखा खाती है, और गुस्से में जो है, जैसे कि महबूब ने कह दिया कि रंडी हो तुम, तो बहुत सारी लड़कियों की साइकोलॉजी होती है कि तुमको मैं रंडी बन के दिखाती हूँ। मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैंने सुने हैं, मैंने जब कभी कभी बात किया। तो ऐसे भी लोग आते हैं। पेट तो एक बहुत बड़ा मसला है, भूख रोटी मकान वो तो है ही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि एलजीबीटी में भी आप देखें कि जैसे लेस्बियन जो है लड़कियां, आ, बचपन में बहुत सारे मतलब कुछ लोगों का तो एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है कि मतलब औरत के साथ ही एक्सप्लोर करना है, लेकिन कुछ लड़कियों के साथ बचपन में कई बार रेप हो गया, तो उनको मर्द के साथ ना बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बहुत फोबिया टाइप का लगता है ना। तो वो मर्दाना वकार अगर किसी शख्स में दिख रहा है ना, तो उनसे उनको बड़ी चिढ़ होती है, तो वो औरत होके औरत के साथ कंफर्टेबल फील करती है। एक साइकोलॉजी, एक मतलब कुछ लड़कियों ने कहा, जरूरी है कि सबका ये हो, तो एक साइकोलॉजी मेरे सामने ये भी आई। अगर गेजम की बात करें, तो उसमें कुछ बच्चे बाय बर्थ जो हैं जिनके अंदर जनानापन होता है। कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि भाई बचपन में रेप हुआ, चाइल्ड रेप पे हमारे यहाँ बिल्कुल बात नहीं किया जाता है, और बहुत बड़ी तादाद में है। वही वाली जो हम बात कर रहे थे कि फिल्में या जो है फिक्शन जो भी है, तारीख वगैरह की किताबें लिखी जाती है, तो इस तरीके का जो हम लोगों का एक कैरेक्टर है ना मर्दों का, ये बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है ना। जैसे कि आप अगर देखें तो कितनी फिल्में चाइल्ड रेप पे बनी होंगी, कितनी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, मैंने तो आज तक एक भी नहीं पढ़ी, है ना। तो ये वाला कैरेक्टर हमारा बड़ा साफ रखा जाता है। आप अगर 100 लोगों से बात करें तो मुझे लगता है कि उसमें 50-70 बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जिनके साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो। कुछ बच्चे बच जाते हैं, कुछ ना कुछ इसका शिकार हुए ही होते हैं।
है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे डाइवर्ट होते हैं। बाइसेक्सुअल की अगर बात करें तो उसमें क्या है, लोगों का एक मेंटलिटी है एक्सप्लोरिज्म, पैसा है जिनके पास, या बस एक्सप्लोर करना है, किसी के साथ करना है, वो है बस। तो इस तरीके के लोग भी जो है, और ये पूरा एक बड़े तबके के लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से। और बहुत सारा सोशल एप्स भी है जिसके जरिए लोग अर्निंग का काम कर रहे हैं इसमें, प्रोस्टिट्यूशन का काम करके। उर्दू को केवल इश्क, मुश्क और हुस्न की भाषा कही जाती है। जिस तरीके से हिंदी में जी दलित साहित्य या जो हाशिए का विमर्श को मिलता है, वैसा उर्दू में नहीं मिलता है देखने को। कुछ अब शुरू हुआ है या बहुत कम ऐसे हुए हैं। जैसे आप कुतुल हैदर का आपने नाम रखा, एक दो और लोगों का नाम रखा, तो उन लोगों ने बस सेक्सुअलिटी को लेके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, या फिर मंटो हो गए या फिर कुछ लोग हो गए। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? जाति का प्रश्न देखिए, वहाँ क्यों नहीं है? उर्दू जो है ना, एक तो मतलब लोगों के लिए, लोगों के नजदीक बड़ी हसीन और खूबसूरत जबान है, ठीक है। और उमूमन क्या होता है कि जो हमारा रस्मुल खत है, जो हमारे मतलब नस्तालिक है, लिपि जो है, हाँ। लिखने का है ना, उर्दू में जो है अरबी, फारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। तो होता क्या है कि आप मतलब आपको जो है दूसरी का कल्चर, दूसरी की जबान, तो ये ना कई सारी जबानों से मिलकर के बनी हुई है ना। जैसे कि ज्यादातर वोकैबुलरी जो है आपको उर्दू, पर्शियन, है ना, तुर्की, उसके अलावा जो इंडियन में जो भी है, ठीक है। तो कई सारा कल्चर मिल करके ये जो स्टैब्लिश हुआ है ना, तो इसमें जो खूबसूरती इस वजह से बड़ी आ जाती है। दूसरा क्या है कि उर्दू का जो पूरा लिटरेचर है वो अरब से होता हुआ ईरान, और ईरान से होता हुआ हिंदुस्तान आता है। मतलब अरबी अरबी लिटरेचर जो है, फारसी लिटरेचर अरबी से इन्फ्लुएंस होता है, और फारसी से जो है उर्दू। उर्दू होता है। तो आगाज की अगर बात करें, शुरू के दिनों की बात करें, जैसे कि अरब अपने जमाने में, जैसे कि स्टार्टिंग की जो शायरी वायरी की अगर बात करें, है ना, जो कबीला होता था, तो गजल की अगर बात करें तो गजल का जो है, गजल जो है अरबी जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, ठीक है। तो अच्छा, तारीख का अगर आप मुताला करें, जैसे मुगलों के ज़माने की बात करें या मुगलों से पहले भी जो लोग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये जो ज़बान जो है वजूद में आती है, तो पूरा शहनशाहियत वाला जो है, राजा प्रजा और ये सब वाला पूरा कॉन्सेप्ट था। तो बादशाहों के ज़माने में क्या था ना, कि होता क्या है कि जब आपका पेट भरा हो, है ना, तो आप सिर्फ लग्जरी लाइफ या हुस्न की तरफ आपकी नजर जाती है ना। पेट नहीं भरा है तब आप जो है, मतलब जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा होगा तभी मैं पेट के दर्द के बारे में बात करूंगा। पेट में दर्द ही नहीं होगा तो मैं क्यों बात करूंगा। जैसे कि अरब में मोटा पेट होना, जैसे कि ये जो मुझे वो लफ्ज याद नहीं आ रहा है, ये जो ऐसे से बनता है, केपन लाइन। हाँ, केपन लाइन। हाँ, वो जो बनता है उसको बड़ा मतलब वहां पे हुस्न की नजर से देखा जाता है, ठीक है। तो अब जिसका पेट भरा हुआ है, ठीक है, खा पी रहा है, तो वो सिर्फ एस्थेटिक की तरफ जाएगा, हुस्न की तरफ जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो है ना, शायरी वायरी का जो मामला है, यही वजह है कि पूरा हुस्न नजर आता है उसमें, मतलब इन सब चीजों लेकिन पे ये फोकस किया एक गया। बात और है, लेकिन आपको बीच में मैं आ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे जमाना, जैसे दास्तानों की अगर बात करें, उर्दू में दास्तानों का कल्चर बहुत था, तो आप ये देखिए कि दास्तान जो स्टैब्लिश हुआ है वो भी बादशाहों के जमाने में, गजलें जो लिखी गई वो भी बादशाहों के जमाने में, कसीदे का जो एक कल्चर है वो भी बादशाहों के जमाने में, ठीक है। हिंदी लिटरेचर की जो आप बात कर रहे हैं, दलित साहित्य की बात कर रहे हैं आप, तो ये दलित साहित्य कब से स्टैब्लिश हो रहा है? शायद भी काफी पहले से। इसमें देखा जाए तो हीरा डोम की एक कविता थी, अछूत की शिकायत, ये बहुत पहले की। बता सकते हैं? ये 1800 कुछ 1800, मुझे लगता है कि 20वीं सदी की स्टार्टिंग से शुरू होता है, 1800 के पहले का ही है, क्योंकि माता दिन भंगी का भी या जो आता है। 19वीं सदी के लास्ट की बात होगी। नहीं, दलित साहित्य का एज सच जो एक जेनरे के रूप में जो एस्टेब्लिश हुआ है, वो तो अभी पोस्ट 90 का मामला, नहीं 60 का मामला है, जब दलित पैंथर शुरू हुआ महाराष्ट्र लिटरेचर में। के तौर पे अगर हाँ, हम देखें, तो मुझे लगता है कि तभी 20वीं सदी से स्टार्ट होता है प्रॉपर हिंदी लिटरेचर की अगर बात करें तो, ठीक है। दूसरी चीज, तो ये सब जो उर्दू लिटरेचर पूरा है,
जबकि देखा जाए तो उर्दू इससे भी ज्यादा समृद्ध रहा, उसमें एक तरीके से। नहीं, मैं आ हाँ रहा हूँ हाँ उसमें। दास्तानों की अगर बात कर लें, गजलों की बात कर लें, कसीदों की बात कर लें, तो ये जो सारा जो फॉर्म है उर्दू का, जो सारे असनाफ है, ये बादशाहों के जमाने के हैं। जब खुशहाल हो पूरा जमाना, है ना, तो ऐसे ही लिटरेचर क्रिएट होगा। जैसे कि आप सुकरात और अरस्तु के जमाने में आप देखिए, बहुत फर्क नजर आएगा। तो वही चीज आप उर्दू लिटरेचर में अभी आप नहीं, देखेंगे। लेकिन एक सवाल है, आपको बीच में रोकूंगा, जी क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी जो एक पूरी फहरिस्त चली आ रही है जी कि उर्दू जिस कम्युनिटी से जोड़ के देखा जाता है, बेसिकली उर्दू का मतलब लोग ये समझ लेते हैं उसकी मुसलमानों खूबसूरती की से, जबान। मुसलमानों की जबान है। जी तो मुसलमानों की जबान है और मुस्लिम तबका खुद लाचार है, उसकी उसके अंदर शिक्षा नहीं है, उसके अंदर रोटी कपड़ा मकान के लिए वो संघर्ष कर रहा है। जी और तब तो उसमें और ज्यादा वो चीजें आनी चाहिए जी। लिटरेचर में। तो ये बड़ा कंट्रडिक्शन लग रहा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहा नहीं, मैं आ कि रहा हूँ इसमें उसमें। क्या है कि एक तरफ तो लाचारी भी है और दूसरी तरफ वो लाचारी ना आके केवल वो मुगलों और मुगलिया सल्तनत वाली जो बातें हैं, जी जो खूबसूरती की, खसूसियत की, तमाम जो इरोटिज्म की, वही चीजें आती रही है। तो जी इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो असाफ तबका है बेसिकली, जो जिस तरीके से बात करता है कि नहीं, मुस्लिम के अंदर कोई जात नहीं होती है, जी और वो क्लास का पर्दा डालते रहा। जी और इसमें वो देखता रहा कि नहीं नहीं, इसमें बस अमीर और गरीब होते हैं और अमीर गरीब कहीं हो सकते हैं। जी। क्या ये चीजें रिलेट कर रही हैं? आप ध्यान से थोड़ा सा इस पे। देखिए, बादशाहों के जमाने में मैंने जो बताया, जो कसीदा और हम्म, गजल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, तो उस जमाने का लिटरेचर अलग है एकदम, ठीक है, तो हम्म, उसको तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन सर सैयद मोमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो आप जैसे कि अभी जो पसमानदा एक डिबेट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों को नाइतफाकी हो सकती है। पसंदीदा डिबेट तो अभी का नहीं है, बहुत पुराना हाँ है ये। है, हाँ, बट मोमिन बहुत ज्यादा भी कॉन्फ्रेंस, पुराना नहीं है। मोमिन कॉन्फ्रेंस के समय का ही हाँ, है ये, वो पार्टीशन के दलित आसपास। आंदोलन के पहले का हाँ है, 1904 से चल रहा है ये, लोग कहते जी, ठीक है। तो सर सैयद मूवमेंट जो शुरू होता है, तो जो सर सैयद मूवमेंट से जो लोग मुतासिर थे, ठीक है, तो उन्होंने जो सर सैयद का एक कॉल था कि अदब जो है, अदब बराए अदब ना हो करके हैं। अदब बराए जिंदगी होना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो डिप्टी नजीर अहमद के जो नॉवेल्स हैं उस जमाने में आप हम्म, देखें, तो उन्होंने जो है जितने नॉवेल्स लिखे हैं, वो हम्म, मुसलमानों के इस्लाह के लिए लिखे, हम्म, ठीक है। उसके अलावा जो है, आप प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के जो भी राइटर्स हैं, जैसे सादत हसन मंटू की बात कर लीजिए, इस्मत चुगताई की बात कर लीजिए, अजीज अहमद की बात कर लीजिए, तो ये जितने सारे लोग हैं और इनके जितने कैरेक्टर्स हैं, आप ये देखिए कि वो सारे जो है मुस्लिम ही कैरेक्टर हैं उमूमन, और ये लिखने वाले मुस्लिम ही हैं, ठीक है। रही बात पसमानदा इंट्रोड्यूस उर्दू में इस ढंग से इसलिए भी नहीं हो नहीं, पाया। उनको हिकारत की नजर से भी, जैसे इसमें चुगताई जो उसमें इस्मत पात्र उठाती चुगताई है। ने जितनी कहानियां लिखी हुई हैं, हाँ पूरा मुतवस्सित तबके को कवर हाँ, किया है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक निगेटिव पोर्ट्रेट किया है, और उन लोगों को मतलब उनके साथ न्याय नहीं किया, बेसिकली ये कहा जा सकता है। जैसे आप आपको देख लीजिए, अब जिसका जो कैरेक्टर होगा, मुझे लगता है वही दिखाया जाएगा ना। नहीं, लेकिन उसमें केवल वो लिहाफ के हवाले हाँ से क्या हाँ कहना हाँ, चाहते हैं? नहीं मतलब लिहाज में भी जिस तरीके से है, या एक दो चीजों में है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप स्कॉलर हैं, लिहाफ का जो है, जैसे कि या मतलब फिर उनका कोई भी जी ओवरऑल देखा जाए उनके पूरे हाँ, डिस्कोर्स को, तो उन्होंने तो केवल सेक्सुअलिटी के माध्यम से ही नहीं, चीजों को। सेक्सुअलिटी के अलावा भी जो है हाँ, मुतवस्सित तबके के जो मसले मसाइल उठाए हैं, कुछ जैसे कि हैं तो। चौथी का जोड़ा हाँ, है ना, वो मिडिल क्लास की पूरी बात है कि मतलब मिडिल क्लास में आप नहीं तो देखिए। जाति का उसमें जिक्र नहीं हो रहा, जबकि कास्ट प्रैक्टिस उस समय भी होता था। हाँ, लेकिन जिस तरीके कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके का थीम उठाया जा रहा है, वो बहुत अंडरस्टूड है कि ये मतलब किस तबके की या किस समाज की बात हो रही है। जैसे कि शौकत सिद्दीकी एक नॉवेलिस्ट हैं, हम्म, जिनका एक नॉवेल है खुदा की बस्ती। पार्टीशन के बाद जो है, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, नाम निहाद तबका, हम्म, लोअर क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं। दलित जैसा लफ्ज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो जनरली नाम निहाद तबका मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदा की बस्ती का जो पूरा मौजू है, या जो कैरेक्टर्स, जो मरकजी किरदार है, वो पूरा नाम निहाद तबके के हैं। तो उसमें पूरा एक पाकिस्तान का जो सोशली और पॉलिटिकली सिनेरियो है, वो पूरा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि दलित लिटरेचर के जैसा मतलब पसमानदा या कुछ इस तरीके का नहीं दिखता है, उर्दू के साथ क्या है कि डिस्कोर्स पे काम बहुत कम देखने को या ना मिलता के है। बराबर है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर है, ऐसा नहीं है। कोई जैसे बड़ा। कुर्रतुल ऐन हैदर की अगर आप बात करें,
तो खुर्रतुल ऐन हैदर के ऊपर एक इल्जाम है कि जो है वो सिर्फ अपर क्लास की बात करती हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके नॉवेलों में जो मैंने काफी मतलब बहुत डीप पढ़ा है उनको, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके किरदारों में जो है लोअर क्लास या नामनी हाथ किरदार नहीं है। नहीं, हाँ। जिक्र तो है, लेकिन उनको पोर्ट्रेट जो उनको पेश जो कर रही है वो किस तरीके से कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। वो जिनका मतलब उनका जो रोल है वैसे ही दिखा रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत हकीर निगाहों से दिखा रहे हैं। जैसे कि गर्दिश रंगे चमन पढ़िए या आग का दरिया पढ़िए, है ना। तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है ना। और मुझे लगता है आग का दरिया का जो कैरेक्टर है, मतलब जितने कैरेक्टर्स हैं वो लोगों के लिए, मतलब जैसे कि मेरी अगर तारीख लिखी जाए या आपकी लिखी जाए, ठीक है, मतलब 50 साल 100 साल के बाद पढ़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र हो और कुशीनगर और सिवान का कोई पढ़ रहा है, तो उसको ये लगेगा कि ये लोग बड़े अमीर लोग हैं और एलिट क्लास के लोग हैं। लेकिन हमको पता है हमारा सफर कि हम डीयू तक कैसे आए हैं। तो जो आग का दरिया में जितने कैरेक्टर्स दिखते हैं, अगर आप उनको बहुत गौर से पढ़िए तो वो सब ऐसे ही लोग हैं। हाँ, क्लास की अगर बात करें, मतलब जैसे कि मतलब जाति की अगर बात करें, तो वो जनरली अशराफ मुस्लिम्स के दिखते हैं दो कैरेक्टर मरकजी किरदार में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी हैं। दूसरी चीज होता क्या है कि जो जिस क्लास से बिलोंग करता है ना, मतलब जो जिसकी जिंदगी का हिस्सा होगा, जो जिन चीजों से जूझ रहा होगा, उमूमन क्या होता है, फिक्शन जो क्रिएट करता है, मतलब वही मौजू बनाते हैं जो इर्द गिर्द दिखता है। जैसे कि एज ए स्टूडेंट में अगर बात करूं, है ना, अभी मेरे दिमाग में अगर मैं नॉवेल लिखने के लिए सोचता हूँ तो सिर्फ स्टूडेंट के शूज पे सोचता हूँ, उससे हट के नहीं सोचता हूँ। एज ए मुस्लिम जो है, मुझे कई बार मैं आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता हूँ, है ना। तो मुझे लगता है मुस्लिम इश्यूज पे मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। तो मुस्लिम इश्यूज पे तो बात रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जिस मुस्लिम के जिस तबके से आते हैं उस तबके पे यदि लिखें तो उसको एक्नॉलेज किया जाए, क्योंकि उसमें लोगों की संख्या कम है। हाँ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे साथ मतलब अगर मैं ये बात करूं कि जैसे कि एकेडमिया की अगर बात करूं या हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात करूं, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो बहुत उस ढंग से मैं सर्वाइवल हूं, तो बहुत उस ढंग से एज ए पसमानदा मैं, मेरा कोई सफर नहीं रहा है ना। और होगा तो शायद मुझे फील ना हुआ हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का भी जो तरीका है ना, वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, थोड़ा सा चेंज है ना। आपके साथ कोई डायरेक्ट मिसबिहेव नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है ना। आपका एनालिसिस पावर बहुत अच्छा है, तब आप समझते हैं, नहीं तो नहीं समझते।